हेलो फ्रेंड्स, इसके टीचिंग वालों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग पहला चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण देख रहे थे। उसमें हम लोग पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख चुके हैं। आज जो है उसके आगे देखेंगे। एकल विस्थापन ये सब देख चुके हैं, उभय विस्थापन ये भी देख चुके हैं, अवक्षेपण, उदासीकरण ये सब देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवकरण। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, इसको समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। ये तो हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं, अभी हम यहाँ एमपी एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, दिलाने के लिए आए हैं। इसीलिए जो है हम घर 5-6 तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बोर्ड पे ही। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझिएगा, कहता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण यहाँ पर देखिए क्या किसको कहते हैं, ऑक्सीकरण। अवकरण को ही कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले रेडॉक्स के बारे में समझ लेते हैं। रेडॉक्स मतलब कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है। याद रखना, पूछेगा ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जिसमें दोनों होता है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये परिभाषा आता है, तो यहाँ पर पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा अगला कहता है जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका अवकरण भी होगा। याद रखना है, मतलब ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है। जैसे श्वास लेते हैं तो छोड़ना भी फिक्स है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीकरण जिसका होगा उसका अवकरण भी होता है। ठीक है, याद रखना है। जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास लेने के बाद क्या श्वास लेके ऊपरे रखते हैं, क्या उसको छोड़ते भी हैं। तो इसी तरह से याद रखना है, जिसका होगा ऑक्सीकरण उसका होगा अवकरण भी। ठीक है, याद रखना है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया जो है एक ही समीकरण में साथ साथ होता है। ठीक है, जिसको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया जो है उसको दो भागों में बांटा गया। एक हो गया ऑक्सीकरण और दूसरा हो गया अवकरण। याद रखना, ऑक्सीकरण और दूसरा हो गया अवकरण। यहाँ पर दिया है अवकरण। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं अच्छे से डिटेल से। देखिए यहाँ पर कहता रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, दो भागों में बट गया, एक ऑक्सीकरण दूसरा अवकरण। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। ये दूसरा नाम भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम पूछेगा क्या है, तो उपचयन। क्या है, उपचयन यहाँ पर। और अवकरण का दूसरा नाम अपचयन। याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है, अपचयन। इसका दूसरा नाम अपचयन है। ठीक है, याद रखना आप लोग को, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये सब, इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, फिक्स है। यहाँ पर अब समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा आएगा लिखने के लिए कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण, यहाँ पर ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन कहिए, उसका परिभाषा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का टूटना। पूछेगा कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑक्सीकरण का जुड़ना, हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब हुआ टूटना, हाइड्रोजन का निष्कासन। यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण। और जस्ट इसी का उल्टा है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अवकरण में समझिएगा। यहाँ पर देखिए अवकरण, देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का, यहाँ पर लिखा होगा ऑक्सीजन, जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। कौन सा, अवकरण। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो गया जस्ट, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए, ऑक्सीकरण का जुड़ना, यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो कौन सा, ऑक्सीकरण होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के जानते हैं यहाँ पर CO2 बनाएगा, C + O2 मिलकर क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, यहाँ पर CO2 बन गया है। अब यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, देखिएगा यहाँ पर कार्बन के साथ, देखिए यहाँ पर समझिएगा, कार्बन जो है अभी यहाँ पर देखिए यहाँ अकेला था, यहाँ कार्बन अकेला है कि नहीं, यहाँ पर कार्बन जो है अकेले है, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ यहाँ पर कौन आ गया, ऑक्सीजन इसके बगल में है कि नहीं। यहाँ पर C में O2 जुड़ गया है, C में क्या जुड़ गया, O2 जुड़ गया। यहाँ पर CO2 हो गया है, तो यहाँ पर वही लिखा है ऑक्सीजन का संयोग, यानी कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। इसीलिए यहाँ पर ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, यहाँ पर जो जुड़ा कार्बन में ऑक्सीजन, यहाँ पर जुड़ गया है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर ऊपर में लिख दिए हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, इसीलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीजन का, यहाँ पर O जो है, यानी पर यहाँ C जो है
यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ। इसलिए सी जो है ये अवकारक पदार्थ है। यहाँ पर याद रखना है सी कौन सा पदार्थ हो गया, अवकारक। जिसका होता है ऑक्सीकरण वो होता है अवकारक पदार्थ, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सी में ही जुड़ा है O2, सी में ही जुड़ा गया O2, इसीलिए यहाँ पर सी क्या हो गया, ऑक्सीकरण। सी का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको कौन सा पदार्थ कहते हैं, तो अवकारक पदार्थ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, याद रखना। अब जिससे देखिए S + O2 मिल करके SO2 बनाया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, सल्फर जो था अकेले था, यहाँ पर देखिए सल्फर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर जुड़ गया अपने। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ। सल्फर क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। और यहाँ पर सल्फर जो है जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको कौन पदार्थ कहते हैं, सॉरी, जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको कहता है अवकारक पदार्थ। यहाँ पर ये हो गया अवकारक पदार्थ, ठीक है। उसी तरह समझिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर नीचे देखिए, इधर भी देखते जाइए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर इस समझ गए होंगे, अब इधर भी देख लीजिए। यहाँ पर जो है जैसे H2 + O2 मिलकर H2O बनाता है, जानते हैं H2 + O2 क्या होता है, H2O। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा पहले, H में H अकेले है, यहाँ पर देखिए H के साथ कौन आ गया, O2 आ गया, H के साथ कौन आ गया, O2 आ गया। यहाँ पर H में जुड़ गया O2, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पर देखिए O2, देखिए यहाँ पर O के साथ देखिए यहाँ पर H जुड़ गया, O के साथ क्या जुड़ गया, H भी जुड़ गया है कि नहीं। इसलिए H2 का जुटना क्या होता है, अवकरण, यानी हाइड्रोजन का जुटना। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, अवकारक, यानी अवकारक अवकरण हो गया इसका। यहाँ पर दोनों अभिक्रिया एक ही में दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो गया और अवकरण भी हो गया, दोनों यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन + क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन जो है इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण, क्या कहलाता है, अवकरण। अब यहाँ पर दिए गए बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, समझिएगा। यहाँ पर कॉपर जो है अकेले था, यहाँ पर कॉपर के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर प्लस कार्बन से अभिक्रिया किया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए ZNO, ये साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ZN यहाँ पर सिर्फ अकेले बचा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, निष्कासित हो गया। ऑक्सीजन का वही लिखे हैं टूटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना ऑक्सीकरण, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कार्बन देखिए अकेले था, यहाँ पर कार्बन में आकर के क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर कार्बन का जुटना, यहाँ पर ऑक्सीजन का जुटना, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का टूटना नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन टूट गया है, यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं लिखाएगा, यहाँ पर अवकरण लिखाएगा, क्या होगा, अवकरण, यहाँ पर अवकरण होगा, ठीक है, अवकरण। थोड़ा सा गलती लिखा गया यहाँ पर टूट गया है ना, इसलिए यहाँ पर ये भी उसी तरह से एग्जाम्पल है, समझ जाइएगा। अब यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव। भोजन का पचना पूछेगा, भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, याद रखना ऑक्सीकरण या अवघटन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे भोजन करते हैं ऑक्सीजन मिलता है उसमें, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुट गया, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भोजन का दुर्गंधित होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, पूछेगा भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन जो है सड़ गल जाता है, उसके वो कौन सा अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण। भोजन को दूषित, यहाँ पर लिखे हुए हैं, भोजन को दूषित होने से बचाना का उपाय। देखिए भोजन को यदि दूषित हो जाता है उसको बचाने का उपाय क्या है, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ पूछेगा क्या क्या है, सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना है। भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए हम लोग उसमें कौन सा पदार्थ मिल लेता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन पदार्थ, दो शामिल है, सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन। अगला, या फिर उसको भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर सकते हैं, यानी फ्रिज का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। वायुरुद्ध बर्तनों में भी रख सकते हैं, ऑक्सीजन को कम किया जा सकता है, यानी वायुरुद्ध बर्तन, यानी जिसमें कि वायु नहीं घुसता है, उसमें भी रख दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है खाना जो है एक तरह सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर संक्षारण समझिएगा। संक्षारण, जब कोई अब
जब कोई अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आते हैं तो वह संक्षारित होते हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। या धातु का नाश होना संक्षारण कहलाता है। याद रखना है, धातु का क्या होना, नाश होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, धातु का नाश होना संक्षारण कहलाता है। लोहा में नमी, यदि ऑक्सीजन मिल जाएगा ना, लोहा में पानी यानी नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहा में जंग लग जाता है। ठीक है, लोहा में जंग लगता है। इसी तरह याद, लोहा में जंग लगने पर लोहा का भार पूछेगा क्या होता है, तो बढ़ जाता है। पहले बढ़ता है, इसके बाद घट जाता है। उसको झाड़ दीजिएगा, तो जंग लगेगा, क्या होगा, उसको झाड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर झड़ जाएगा। तो एक तरह से अगला दहन, ऑक्सीकरण, अवकरण, अभिक्रिया। याद रखना, दहन जो होता है वो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया है। देखिए दहन किसको कहते हैं समझिएगा, ये परिभाषा आता है लिखने के लिए एग्जाम में, समझिएगा यहाँ पर। दहन, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। याद रखना, ये परिभाषा हो गया। जलने की इस क्रिया को ही दहन कहते हैं। दहन का परिभाषा हो गया, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। जानते हैं कार्बन जो है, कोई भी चीज़ पदार्थ जलाते हैं उससे एक तरह से यहाँ पर जो है ऊष्मा और प्रकाश निकलता है कि नहीं। वही कहता है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा और उससे प्रकाश भी निकलेगा। उसी तरह से सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। ठीक है, तो यही जो है दहन की क्रिया जो होता है, याद रखना है, कोई भी उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दहन की क्रिया किस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे समझिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन की क्रिया प्रायः वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। याद रखना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन की क्रिया होती है। अक्सर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, लेकिन कुछ है जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, यहाँ पर जो है जलकर जो है मैग्नीशियम नाइट्रेट, यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। याद रखना, और ऊष्मा भी प्रकाश देती है। मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, जानते हैं। नाइट्रोजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, यहाँ पर क्या बनाया है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। याद रखना, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है, इसको याद रख सकते हैं। अगर ये हुआ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जलता है और ऊष्मा भी प्रकाश तो निकलवे करेगा। यहाँ दहन की क्रिया हुआ तो यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश जैसे निकलता है, सल्फर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा और प्रकाश निकला था। उसी तरह से यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पर मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और ऊष्मा देगा और प्रकाश देगा। इस क्वेश्चन को याद रखना आप लोग, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन हुआ। ठीक है, मैग्नीशियम धातु। अब देखिए, पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दहन के आधार पर पदार्थ पूछेगा, कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है दहनशील पदार्थ, एक होता है अदहनशील पदार्थ। याद रखना, पदार्थ कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक दहनशील पदार्थ, दूसरा अदहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ देखिए किसको कहते हैं, जलने वाले पदार्थ को दहनशील पदार्थ, जानते हैं। तो जो जलता है उसको दहनशील पदार्थ कहेंगे। जो नहीं जलता है, नहीं जलने वाले पदार्थ को यहाँ पर लिख दिए हैं परिभाषा टोटल, अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जलने वाले पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं और जो नहीं जलता है उसको अदहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दहनशील पदार्थ, दहन यानी कि जलने के लिए, दहन मतलब क्या हुआ, जलने के लिए हम लोग देखिए दहनशील पदार्थ में कौन कौन आएगा, कागज, लकड़ी, कपड़ा, कोयला, LPG। जानते हैं, दहनशील पदार्थ जो है सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ठीक है, पूछेगा दहनशील पदार्थ जो होता है, जो कि जलता है, उसका ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग। जैसे कागज देखिएगा तुरंत ही जल जाएगा, कागज में माचिस मारिएगा तुरंत जल जाएगा। वही लकड़ी में माचिस मारिएगा थोड़ा लेट से जलेगा। ठीक है, जल्दी नहीं पकड़ता है। और उससे भी उसके बाद कपड़ा में भी मारिएगा तुरंत पकड़ जाएगा। लेकिन कोयला, फिर LPG, ये सब जो है एक तरह से दहनशील पदार्थ हुआ। कोयला का सबसे अधिक दहनशील पदार्थ होता है। ठीक है, उसमें जल्दी पकड़ेगा ही नहीं माचिस से। ठीक है, समझते हैं। और अदहनशील पदार्थ में ईंट, पत्थर, मिट्टी, सभी धातुएं, ये सब जितना होता है अदहनशील पदार्थ होता है। सभी धातु क्या होता है, अदहनशील पदार्थ होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है आप लोग को। दहनशील पदार्थ समझते हैं, अदहनशील पदार्थ समझ गए होंगे। अब दहन के लिए आवश्यक शर्तें 3 गो है। पूछेगा दहन के लिए, यानी कोई भी चीज़ जलने के लिए हम लोग को कितना चीज़ों की आवश्यकता होगी, 3 चीज़ों की। देखिए क्या क्या है, याद रखना। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ, पहले तो दहनशील पदार्थ रहना चाहिए, जिसको जलाएंगे वो तो उसको ही रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी को जलाना है तो लकड़ी रहना चाहिए ना। दहन के पोषक
पदार्थ की उपस्थिति, यानी पोषक पदार्थ, जैसे पोषक पदार्थ में जैसे कि दहन का पोषक पदार्थ ऑक्सीजन या वायु होता है। ठीक है, दहन का पोषक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन या वायु। अब लकड़ी लेते आए, अब ऑक्सीजन तो रहना चाहिए, वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन रहना चाहिए तभी न जलेगा कोई भी चीज़। यहाँ वही लिखा है, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप समझते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ जलता है कोई भी, जैसे कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को ज्वलन उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, यानी कि एलपीजी, कागज, ये सब तो रहना चाहिए। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, फिर दहन के पोषक पदार्थ, और तीसरा यहाँ पर ज्वलन ताप की प्राप्ति, याद रखना है। जैसे ये सब लिख दिया ज्वलन ताप। अगला है, अब समझिएगा, यहाँ पर लास्ट हो गया। अब ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति होने पर ईंधन का पूर्ण दहन होता है। याद रखना, ऑक्सीजन जब रहेगा तो वहाँ पर देखिएगा अच्छे से जलेगा कोई भी चीज़, लकड़ी या कोई भी चीज़ जो है देखिएगा अच्छे से जल जाएगा। जब ऑक्सीजन की कमी होगा ना तो कोई भी चीज़ नहीं जलता है बढ़िया से। वही कहता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन होता है। लाइन याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पर्याप्त दहन में ईंधन का क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। याद रखना, इसमें ज्वलन का रंग, इसका रंग जो होता है नीला होता है। याद रखना, इसका रंग कैसा होता है? नीला। प्रकाश बहुत कम होता है, अब प्रकाश बहुत कम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में होने पर ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। याद रखना है, यहाँ पर अपर्याप्त में पीला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलपीजी यानी गैस के बारे में समझते हैं। गैस जो होता है 3 गैसों का मिश्रण होता है। एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो बोलते हैं, जो हम लोग के घरों में आता है, खाना जिस पे बनता है, उसमें 3 चीज़ का मिश्रण होता है। याद रखना है क्या क्या होता है, याद रखना है मिश्रण जो होता है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का। ब्यूटेन का सूत्र H10 यानी C कार्बन 4 यानी, और उसके बाद हाइड्रोजन जो है 10 यानी 2 गुना से 2 अधिक है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कार्बन देखिए यहाँ पर 4 गो है, इसका हाइड्रोजन कितना है 10 गो, यानी 4 दूना 8 और 2 जोड़ दीजिए तो 2 गो बेसी हो गया। कहते यहाँ पर पूछेगा ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। अगला प्रोपेन में H8 यानी 3 दूना 6 में 2 जोड़ दीजिए 8 गो हो गया यहाँ पर प्रोपेन। अगला है एथेन का C2H6, यहाँ पर 2 गुना से 2 अधिक है। देखिए कार्बन देखिए 2 गो है, हाइड्रोजन देखिए 2 गुना कर दीजिए 4 और 2 गो अधिक है तो जोड़ दीजिए। अगला ब्यूटेन को 2 तरह होते हैं। ब्यूटेन जो होता है ना, ये जो ब्यूटेन है यहाँ पर ये 2 तरह का होता है। देखिएगा, पहला है नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन। पहला कौन ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन। अब लास्ट है यही है टॉपिक। एलपीजी में गंध का कारण जानते हैं? एथिल मरकैप्टन। पूछेगा एलपीजी में गंध का कारण क्या है? एथिल मरकैप्टन है। एलपीजी में गंध का कारण क्या है? एथिल मरकैप्टन है। एलपीजी जो गैस जो आता है ना, उसमें जो है गंध नहीं होता है, उसमें जो है अलग से मिलाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं? एथिल मरकैप्टन। ठीक है, याद रखना इसको जो है तभी कहीं पर जो पता लगाया जाता है गैस का, कहीं पर लीक हो रहा है, अगर उसमें नहीं मिलाएगा तो कैसे पता चलेगा? इसलिए जो है उसमें मिलाया जाता है कौन सी? एथिल मरकैप्टन। यहाँ पर याद रखना है एलपीजी जो है 3 गैसों का मिश्रण हो गया, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। और उसमें भी सबसे अधिक कौन सा ब्यूटेन? याद रखना है नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन जो हुआ 2 प्रकार का हुआ, एक नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा आइसोब्यूटेन, लेकिन सबसे अधिक कौन सा ब्यूटेन? आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। ये चैप्टर हो गया समाप्त। आप लोग को इसका जितना भी है पीडीएफ को लिंक जो पीडीएफ का जो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक। ठीक है, याद रखना आप लोग को, और जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 2 वीडियो में टोटल चैप्टर को ख़त्म कर दिए। हम फिर घर जाएंगे ना, घर पे ब्लैक बोर्ड पे बताएंगे। अभी जो है कोर्स आप लोग का पीछे हो जाएगा, इसलिए जो है इसी पे बता दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर जो है बायोलॉजी का भी डाल देंगे। ठीक है, बायोलॉजी ही पढ़ा देते हैं पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।